HCF यानी कि 306 और 657 का HCF कितना है भैया? 9। HCF जो दिया है वो 9 है, 306 और 657 का। तो आप LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है भैया? हमको LCM ज्ञात करना है। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ाया है कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव लासा और मासा के बराबर होता है। फार्मूला वही लगाओ, A इंटू बी बराबर होता है क्या भैया? LCM इंटू HCF। यही होता है हमारे पास। या तो इसको आगे कर दो या तो कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे से ना भैया। तो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुणे 657 बराबर लासा कितना है भैया? मालूम नहीं, हमको LCM ज्ञात करना है। गुणे मासा कितना है? तो 9 है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब जल्दी से 306 में 657 का गुणा करा दो। 306 गुणे 657 गुणा कर दो भैया। 7 6 42, 42 का 2 हासिल 4, 7 0 में 0 आप 4 लिख दो। 7 त्रिक 21, अब 5 से कर दो। 5 6 30 का 0 हासिल 3, 18,342। 5 तिहाई 15। ये आ गया। काट दो, यहाँ भी काट दो, यहाँ भी काट दो। 6 6 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 0 में 0 यानी कि 3 आ गया। 6 त्रिक 18, जोड़ दो सबको। 2 आता है, 4 आया। 6 4 10 का 0 हासिल 1 आया। 5 3 8 2 10 1 11 का 1 हासिल 1 आया। 8 2 10 का 0 1 1 2 कितना आया भैया? 20 10 42। 20 10 42 सही है। यानी कि अगर हम दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आता है 20 10 42 बराबर। LCM हमको ज्ञात करना है भैया गुणे मासा। तो हम करेंगे क्या? LCM बराबर, इधर गुणा है तो इधर क्या कराएगा? भाग कराएगा। तो आप कर दो LCM बराबर 20 10 42 बटे का 9। 9 से काट दो भैया। LCM बराबर 9 से काटो इसको। 9 दूनी 18। ठीक भैया, 9 दूनी 18 बचा 2 और ये हो गया 21। 9 दूनी 18, 18 3 कितना होगा भैया? 21, 3 बच गया। अब लग गया है 0 के साथ, हो गया 30। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 कितना बच गया भैया? 3। और फिर कर दो, ये हो गया 4, हो गया 34। 9 त्रिक 27, 34 27 27 3 30, 3 4 7, 9 अट्ठे 72। तो LCM बराबर क्या आता है? 22 33 8, जो कि ये हमारा क्या है भैया? LCM है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलो भैया, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। 5 क्या कह रहा है बाबू? खड़ा खड़ा ना करो। 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक 0 पर समाप्त होती है कि नहीं होती है। तो हमको यह मालूम होना चाहिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उनका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 एक बार आना चाहिए। यदि कोई संख्या, हम हल लिखेंगे यहां से करेंगे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका भैया अभाज्य गुणनखंड जो होगा उसका 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड में भैया कम से कम में, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 के रूप में आना चाहिए। कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए। ये कह रहा है कि 0 पे समाप्त होती है। 0 पे समाप्त होने का मतलब यही है बाबू, इधर लिखो 2 का गुणा 5 में कराओगे 5 दूनी 10। क्या 0 पे समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन ये है क्या? 6। अगर हम 6 का फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 3 के रूप में आ रहा है। क्या इसमें 5 कहीं नजर आ रहा है?
तो नहीं। तो ये क्या कहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक 0 पर समाप्त होती है कि नहीं। नहीं, ये 0 पे समाप्त नहीं हो रही है, क्योंकि 0 पे समाप्त होने के लिए कम से कम इसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 इंटू 5 के रूप में आना चाहिए, यानी कि 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे भैया, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिल रहा है भैया हमको, 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको भैया करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आ रही है। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक भैया, जब ये नहीं आएगी तो क्या होगी बताओ भैया, इतने के रूप में नहीं आ रही है, तो अर्थात यह किसी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इतने के रूप में नहीं आ रही है तो अर्थात यह किसी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, यह किसी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक भैया, लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्या आगे व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे +5 भाज्य संख्या है, क्यों। ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, हमको भैया बताना क्या है, ये भाज्य है लेकिन क्यों भाज्य है। ठीक, तो हम बता देते हैं भैया, भाज्य संख्याओं के बीच का कम से कम उनका 3 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। भाज्य संख्याओं का कम से कम भैया मिनिमम 3, मैक्सिमम चाहे जितना, कम से कम भैया 3 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना कर दो उनका। ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, नोट करके लिख लो, नोट। बताओ भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ऑप्शन दे दे, ए बी सी डी, जल्दी से बताओ। 2 4 3 5, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। हाँ 2, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2। भैया आप बताओ, उनके बीच का गुणनखंड कम से कम 3 होना चाहिए और मैक्सिमम चाहे जितना, मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम चाहे जितना होना चाहिए उनके बीच का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ इसमें से भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। वेरी गुड, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 2 नहीं है। अगर 2 का गुणनखंड करोगे भैया तो 2 गुणे 1 के रूप में टूटेगा, यही तो टूटेगा। और ये 4 कितने के रूप में टूटेगा, 2 गुणे 2 गुणे 1 के रूप में टूटेगा। इनके बीच की संख्या कितनी हुई अभाज्य गुणनखंडों की, 3, मिनिमम 3 होनी चाहिए। हमने अभी अभी बताया कि 2 भाज्य संख्याओं के बीच का गुणनखंडों की संख्या मिनिमम 3, मैक्सिमम चाहे जितना, तो मिनिमम 3 होना चाहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। ठीक, तो हमको अब मिटा दे, इसको लिख लेना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो हमको दिया भैया 7 गुणे 11 गुणे 13, यही तो है ना, 7 गुणे, क्वेश्चन क्या है भैया, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, फिर धन 13 भी है, धन 13 और, तो चलो धन 13 कर दो। अगर हम देखें भैया 13 यहां पर भी है, 13 यहां पर भी है, एक 13 को अगर हम कॉमन ले लें, एक 13 को अगर हम भैया कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बताओ जल्दी से। अगर हम एक 13 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 13 बाहर, 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 13, यही तो बचेगा भैया। अरे हम एक 13 को बाहर कर लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक ही बचा है ना। अगर हम इसका गुणा करा देंगे इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर से यहाँ 13 आ जाएगा। तो कर दो भैया, सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व कर दो। 11 सत्ते 77 में 1 का गुणा कराओगे, 77 1 के 77, तो 13 को बाहर वैसे रहने दो, 77 गुणे 13 धन, अब ये बचा है धन 13। अब देखो 13 गुणे
77 में भैया 13 जोड़ोगे हो जाएगा कितना भैया 90। तो गुणा करा के बताओ जल्दी से क्या आएगा। 13 9 ये 117 1017 कितना आ जाएगा भैया 1017 की 1117। देखो हम लिख दिए 13। हमसे क्या पूछा है कि ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों। भाज्य संख्याओं के बीच का गुणा, भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, मिनिमम 3 होगी, मैक्सिमम चाहे जितना, कम से कम 3 होनी चाहिए। तो भैया यहाँ हमको क्या मिला है 2। भाज्य संख्या है कि नहीं। अगर हम ये कर दें 45 को, अगर हम 90 को ऐसे कर दें 45 गुणे 2, क्या कोई दिक्कत है भैया। ये कहा है कम से कम 3 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना हो जाए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 13 गुणे 45 गुणे 2। इनके बीच इनके अभाज्य संख्याओं का संख्या कितना होना चाहिए गुणनखंडों का, तो 3, कम से कम 3। समझ में आया कि अगर जहां दिक्कत हो फिर से बताना। और ये कि यहां पर दिया है सेम वैसे कर दो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। देखो कॉमन क्या दिख रहा है, यहां से 5 है, यहां 5 है, ठीक। 1 5 को हम क्या करेंगे भैया बाहर करेंगे, कॉमन लेंगे। जब 1 5 को हम बाहर कर लिए तो हमारे पास बचता क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 के स्थान पे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे धन 5। यही है। सॉल्व करो भैया। 42 चौका देखो 2 1 2 आई 2 2 तिहाई 6 6 चौक 24 और यहाँ 7 छंग 42 42 1 के 42 यानी कि 42 गुणे भैया 24। 7 छंग 42 1 के 42 4 तिहाई 12 दूनी 24 24 1 के 24 धन 5। जल्दी से करो भैया 24 गुणे 42 कर दो, जल्दी से करो। 24 गुणे 42 करने पर हमको 24 दूना 48 48 का 8 हासिल 4। 24 चौका भैया कितना हो जाएगा 96। 96 में 4 जोड़ दो 97 98 99 100 108 धन 5। यही तो होगा ना। अरे रुक जाओ गड़बड़ हो गई। 24 दूना 48 48 का 8 हासिल 4 हो गया। 24 चौका 96 96 100 आ गया ना। तो 100 पूरे 100 लिखो ना 1008 धन 5। अब जोड़ दो भैया, जोड़ो 8 8 5 13 होता है। 1 यही आ गया। इनके अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है भैया ना। अरे बाबू गड़बड़ कर दिए हम लोग, कुछ सही है। चलो भैया अब देखो हमारे पास आ गया 5 गुणे 10 13। तो हमको क्या करना है, यह भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है। भाज्य संख्याएं इसलिए होती है क्योंकि उनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है कम से कम 3 होती है। तो हम कर देते हैं भैया 5 गुणे 10 13 गुणे 1 अगर कर देते इनके भाज्य संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 3। तो ये हमारी भाज्य संख्या है, प्रूफ कर दिया हमने, इसीलिए है। तो चलते हैं अब हमारे पास आता है 7वां क्वेश्चन लास्ट वाला। भैया चलो हम मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाइट बोर्ड ही भर जाएगा लिखते लिखते, टाइम भी चला जाएगा। तो अब हम आपको भैया क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है कि आज 7वां वाला कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो कोई खेल का मैदान है, वो एक वृत्त में है, ठीक। इस वृत्ताकार पथ है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यानी लो मानो सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है, फिर पूरा घूमने पर यहाँ पर आने पर सोनिया को भैया एक चक्कर लगाने पर, सोनिया को एक चक्कर लगाने पर 18 मिनट लगते हैं भैया, ठीक। सोनिया को इस पूरे पथ को डोलने में या घूमने में एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि को 12 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में भैया कितना मिनट लग रहा है, तो 12 मिनट लग रहे हैं। रवि को 12 सोनिया को 18। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पर, तो वो दोनों पुनः
कितने समय बाद मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पे वो दोनों पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। भैया यहीं से सोनिया भी चलना स्टार्ट कर रही है और रवि भी स्टार्ट कर रहा है। सोनिया की चाल है कितनी भैया, 18 मिनट में पूरा घूम सकती है और रवि जो है 12 मिनट में पूरा घूम सकता है। तो इन दोनों में बताओ कि ये दोनों प्रारंभिक बिंदु पे फिर कितने समय बाद मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12, 18 और 12 का एलसीएम ले लो, वही आपकी आंसर हो जाएगी। 12 और 18 का एलसीएम ले लो, यही आपका आंसर। 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 तिहाई 6, बस 3 एक्के 3, 3 त्रिक 9, 3 एक्के 3 कट गया भाई, सबका गुणा करा लो। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी कि वह 36 मिनट बाद दोनों फिर से यहीं पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद दोनों फिर से यहीं मिलेंगे। तो भैया इस वीडियो के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन समाप्त कर लिए। यहाँ पर 7 तक दिया गया था। अब हम कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको कहेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान के सिद्ध करेंगे। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।